नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सीधे अहम मुद्दों पर आते हैं। राजव्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक और ऊर्जा से लेकर विज्ञान तक आज हम उन जटिल और महत्वपूर्ण खबरों को डिकोड करेंगे जो असल में मायने रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले राजव्यवस्था में राज्यपाल बनाम राज्य का मुद्दा, फिर ऊर्जा क्षेत्र में होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट, इसके बाद अर्थव्यवस्था में निजी निवेश या कैपेक्स की वापसी, और अंत में विज्ञान के क्षेत्र से मानसिक स्वास्थ्य शोध के कुछ नए और चौंकाने वाले पहलू। आखिर में एक क्विक रिकैप तो रहेगा ही। चलिए गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, राजव्यवस्था, राज्यपाल बनाम राज्य। हाल ही में तमिलनाडु में जो संवैधानिक विवाद सामने आया, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है, क्या कोई राज्यपाल सिर्फ अपनी इच्छा से किसी भी सरकार का बहुमत तय कर सकता है? हुआ ये कि चुनाव के बाद तुरंत सरकार बनाने का निमंत्रण देने के बजाय पूर्ण बहुमत के हस्ताक्षरित समर्थन पत्र मांग लिए गए, और जब सरकार बन गई तो 72 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण का निर्देश दे दिया गया। लेकिन ऐसे मामलों में नियम एकदम स्पष्ट हैं, और ये स्पष्टता आती है सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक एसआर बोम्मई मामले से। इस फैसले ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि बहुमत परीक्षण केवल और केवल विधानसभा के पटल पर ही होगा। कोई भी राज्यपाल राजभवन में बैठकर अपनी मर्जी से संख्या बल तय नहीं कर सकता। और हां, अगर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा बिल्कुल संभव है। इस पूरे ढांचे की नींव दरअसल संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 163, 164 और 356 पर टिकी है। ये प्रावधान मंत्रिपरिषद के गठन, राज्यपाल की शक्तियों और राष्ट्रपति शासन से सीधे जुड़े हैं। संक्षेप में कहें तो फ्लो टेस्ट का सिद्धांत भारतीय संघवाद और संवैधानिक नैतिकता को समझने की सबसे अहम कड़ी है। चलिए अब रुख करते हैं खंड 2 का। ये जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और हमारी अपनी ऊर्जा सुरक्षा से, होर्मुज जलडमरू मध्य का संकट। इस स्थिति की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि हमारा देश अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी ज़रूरतें आयातित द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी से पूरी करता है। मतलब बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता बहुत ही ज्यादा है। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60%। हमारी कुल आयातित गैस का 60% हिस्सा इसी एक अति संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। तो अगर इस मार्ग पर कोई भी नाकेबंदी होती है तो उसका असर कैसा होगा? ये एक डोमिनो इफेक्ट यानी श्रृंखलाबद्ध असर की तरह होगा। सबसे पहले तो बिजली उत्पादन बुरी तरह चरमराएगा, फिर तुरंत ही उद्योगों में गैस की भारी किल्लत हो जाएगी। इसके बाद परिवहन क्षेत्र में बाधाएं आना तय हैं, और अंततः बात यहां तक पहुंच जाएगी कि हमारे और आपके घरों में रसोई गैस का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। अब यहां ये सवाल आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा गैस को स्टोर क्यों नहीं कर लेते? यहीं पर एलएनजी की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आती है। इसे तरल रूप में रखने के लिए अत्यधिक कम तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए बेहद महंगे क्रायोजेनिक शीत भंडारण टैंक और विशेष जहाज चाहिए होते हैं। यही मुख्य कारण है कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाना अब देश की एक प्रमुख प्राथमिकता बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, अर्थव्यवस्था। यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ी खबर सामने आ रही है, निजी निवेश की वापसी। इस आर्थिक उछाल के केंद्र में है पूंजीगत व्यय, या जिसे अक्सर शॉर्ट में कैपेक्स कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब कंपनियां कारखानों, मशीनों और आधारभूत संरचना जैसी लंबी अवधि की भौतिक परिसंपत्तियों पर भारी खर्च करती हैं तो उसे कैपेक्स कहते हैं। ये किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की असल नींव होती है। और इसका असर अर्थव्यवस्था पर कैसा होता है? जब कैपेक्स बढ़ता है तो ये एक शानदार श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इससे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकत मिलती है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और ये सारी चीजें मिलकर समग्र जीडीपी विकास को एक जबरदस्त रफ्तार देती हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना इसी चक्र पर निर्भर करता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड का, विज्ञान।
ये खंड मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामने आई एक नई और बेहद दिलचस्प शोध पर केंद्रित है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारणीय विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ कुछ खास रसायनों की अद्भुत चिकित्सा क्षमता है। शोध बताते हैं कि ये मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार को बेहतर बनाकर अवसाद यानी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है इनकी सख्त कानूनी स्थिति। वर्तमान भारतीय मादक पदार्थ कानूनों के तहत ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यानी विज्ञान की उम्मीदें और कानूनी पाबंदियां बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य सार क्या है? आइए एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं ताकि आज सीखे गए सभी महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से याद रहें। आज हमने मुख्य रूप से 4 अहम निष्कर्ष देखे। राजव्यवस्था में हमने एसआर बोम्मई मामले और बहुमत परीक्षण के सख्त नियमों को समझा। ऊर्जा के मोर्चे पर हुर्मुज़ जल डमरू मध्य की संवेदनशीलता और एलएनजी स्टोरेज की चुनौतियों को देखा। अर्थव्यवस्था में विकास के एक मजबूत इंजन के रूप में निजी कैपेक्स की वापसी को पहचाना। और अंत में विज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य उपचार और कानूनी प्रतिबंधों के बीच की उलझन को करीब से समझा। इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जैसे जैसे देश कई जटिल घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से गुजर रहा है, संवैधानिक नैतिकता, ऊर्जा स्वतंत्रता और वैज्ञानिक नैतिकता के बीच का ये संतुलन हमारे भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो आज के इन सभी अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।